नमस्ते। मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज। आज हमारा भारतीय संविधान की अगली क्लास में आज विषय है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के संवैधानिक उपबंध, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषय जैसे कौन क्या रहा, कौन चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बने, तो इस तरीके से कौन अपनी समय पर कार्यकाल रहते हुए मृत्यु हो गई, किसने वीटो पावर्स के प्रयोग किए और कौन निर्विरोध चुना गया, आदि अनेक सवालों के जवाब हम आज राष्ट्रपति के इसमें बड़ी विवरणात्मक अध्ययन करेंगे। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, देश का संवैधानिक मुखिया और देश का पहला नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, संवैधानिक मुखिया होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर ही सारे कार्य होते हैं। राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमा का पद होता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक है जो राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भारत संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी से मिलकर होता है। एक बारी फिर ध्यान दें, भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो निर्माण है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर बनता है। इन सभी को मिलाकर के कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना या उनको लागू करना। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकते हैं।
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, शामिल होने वाले सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये इसमें गलत टाइप हो गया है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। शामिल न होने वाले सदस्य अर्थात जो वोट नहीं डाल सकते वो सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। राज्य विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका के मामले में के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। किसी विधानसभा के विघटन की स्थिति में उस विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। यदि किसी राज्य की सरकार गिर गई है और इलेक्शन राष्ट्रपति का चल रहा है तो वो सदस्य भी इसके इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। संविधान की भाषा को हमने समझना है। यदि हमने संविधान की भाषा को अच्छे से समझ लिया फिर संविधान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों के में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? ध्यान रहे, विधायक के जो मत का मूल्य है वो उस राज्य की जनता पर निर्भर करता है। ये 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर वोट की कीमत तय की जाती है और अब ये 2026 तक यही रहेगी। 2026 के बाद संसद कोई अमेंडमेंट करेगी तब आगे की जो लक्ष्य होगा वो निर्धारित किया जाएगा कि कब तक किया जाएगा। अभी 1971 की जनगणना के अनुसार ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग होती है। 1971 में एग्जाम्पल के तौर पर जितनी हरियाणा की जनसंख्या थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उसी के आधार पर उनके एमएलए की या विधायक की वोट की मूल्य तय किया जाता है। यदि हमने पंजाब राज्य के विधायक के वोट के मत निकालना है तो पंजाब राज्य की कुल जनसंख्या उसके बटे में पंजाब राज्य के निर्वाचित एमएलए यानी वहाँ 117 एमएलए निर्वाचित होते हैं गुणा में 1/1000। यदि हमने यूपी के एमएलए की वोट की कीमत निकालनी है तो वहाँ विधायिका के 403 निर्वाचित एमएलए हैं। यूपी की कुल जनसंख्या बटे में यूपी के निर्वाचित एमएलए यानी 403 गुणा में 1/1000। यदि हमने हरियाणा के एमएलए के वोट की कीमत निकालनी है तो हरियाणा की कुल जनसंख्या बटे में हरियाणा विधानसभा के निर्वाचित एमएलए यानी 90 एमएलए हैं गुणा में 1/1000। यदि हरियाणा में 90 एमएलए हैं तो 90 एमएलए के वोट की कीमत बराबर होगी बशर्ते हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगी।
संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि पूरे भारत के कुल एमएलए बराबर में भारतीय संसद के सदस्य। जितनी भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के बराबर है 776 सांसद। अब हमने एक सांसद के वोट का मूल्य निकालना है। सभी सांसदों का वोट का मूल्य बराबर होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। यानी कि भारत देश में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित एमएलए के वोट की वैल्यू बटे में 776। एक सांसद की वोट की वैल्यू निकलेगी। अब इसका इलेक्शन होता कैसे है? वोट की कीमत तो हमने निकालनी सीख ली, वोट की वैल्यू निकालनी सीख ली है। एक एमएलए के वोट की भी और एक एमपी के वोट की भी हमने वैल्यू निकालनी सीख चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्तदान मत द्वारा होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे हम कोटा कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का पद का विजयी होने के लिए कोटा होता है। उस कोटे में क्या होता है? कुल वैध मत। वैध मत कौन से होते हैं? जो वोट डले हैं। यदि किसी एमएलए ने या एमपीज ने वोट नहीं डाला तो वो वैध मत नहीं माना जाता। वैध मत वो होते हैं जो वोट डले हैं। कुल वैध मत जमा में 1 बटे में कुल पद जमा में 1। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है, जितने वोट पड़े हैं उसके आधे से 1 ज़्यादा जिसको मिल जाते हैं। जितने वोट पड़े हैं उनमें से उसके आधे से 1 ज़्यादा जिस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वो वोट मिल जाते हैं, वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। एक बारी फिर ध्यान दें, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथ्य जैसे मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता यानी क्रम कि मैं पहले नंबर पर इस व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ, चौथे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ, यानी वरीयता के आधार पर वोट डाली जाती है। प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उसको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। उम्मीदवार को निर्वाचित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे होती है? यदि प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे लास्ट वाले व्यक्ति को
हम इलेक्शन से हटा देते हैं और उस व्यक्ति के वोटों को पहले तीनों में बांट देते हैं। उसके बावजूद यदि उनको बहुमत नहीं मिलता तो फिर हम दूसरी वरीयता को काउंट करते हैं, दूसरी वरीयता में बहुमत मिल जाता है। जैसे दूसरी वरीयता में वीवी गिरी भारत के एक ऐसे प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं जिसने दूसरी वरीयता की काउंटिंग में विजयी घोषित हुए थे। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक सदस्य को, एक उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता। यानी फ्रांस की तरह हमारे देश में यदि बहुमत ना मिले तो दोबारा इलेक्शन नहीं करवाया जाता। फ्रांस में यदि बहुमत ना मिले तो दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है, 3 बार इलेक्शन करवाया जाता है, 4 बार इलेक्शन करवाया जाता है। जब तक बहुमत नहीं मिलता तब तक इलेक्शन करवाते रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने 59 देशों के संविधान का अध्ययन करके संविधानों का, और तब जिस देश से जो अच्छी कानून नियम लगे उनसे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा। तो इसलिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान बना। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद से रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि कोई एमपी या एमएलए बीमार हो जाए या किसी का आकस्मिक निधन हो जाए या कोई विदेशी दौरे पर निकल जाए, ऐसी अवस्था में वो वोट डालने ना पाए या कोई और कारण हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में वो केस नहीं कर सकता, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे, अपने पद पर प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति बना रहेगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें अनुच्छेद 61 में निर्धारित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता या नए राष्ट्रपति को उसका कार्यभार नहीं संभाला जाता या उसके स्थान पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। भारत में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 उसको परमिशन देता है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर रोक लगाता हो, प्रश्न चिन्ह लगाता हो। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसमें एक नोट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, जबकि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। यदि हम व्यवहार में देखें
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद कोई ऐसी महान शख्सियत नहीं जो लगातार 2 बार भारत की राष्ट्रपति रही हो। एक बार ही व्यवहार में हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें अनुच्छेद 58 में। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अपनी पूर्ण योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है, यानी कि सही उम्मीदवार होता है। नोट: संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102/1 के कै तथा अनुच्छेद 191/1 में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्नलिखित पदों को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे कौन से पद हैं जिनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री को लाभ के पद पर नहीं माना जाता। यदि कोई मंत्री राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, यानी उसको लाभ का पद नहीं माना जाता। हाँ, निर्वाचित होने के बाद तो उसने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी हैं, यानी कि फॉर्म भरने से पहले ही 100 वोटर आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करवाएगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6% भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी शुद्ध वैध मतों का 1/6% भाग प्राप्त नहीं करता है तो वह अपनी जमानत राशि जब्त करवा लेगा, उसको जमानत राशि वापिस नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल्स के लिए, यदि 10,000 वोट हैं तो 10,000 में से निमंतर से निमंतर 1600 वोट उसको लेनी पड़ेंगी। यदि वो 1600 वोट लेने में कामयाब नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। शर्तें अनुच्छेद 59 में, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाएं, यानी कि फ्री में मिलेगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धि और भत्ते
उसकी पदावधि के दौरान या उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकते। शपथ। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण करता है। शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि किसी कारण भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरस्त रहूँगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उस सदन की 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव का संकल्प पारित कर देती हैं तो यह दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन एक कमेटी बनाता है और वह देखती है कि एक न्यायिक जांच के रूप में काम करती है। और दूसरे सदन में जो भी दूसरा सदन होगा, यदि पहले लोकसभा में चला है तो दूसरा सदन राज्यसभा हो जाएगा, यदि वो पहले राज्यसभा में चलाया गया है तो दूसरा सदन लोकसभा हो जाएगा। उसमें राष्ट्रपति अपनी सफाई देने का अधिकार रखता है या राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है या पद से हटना पड़ता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य, देखिए जब हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत देश की संसद के निर्वाचित सदस्य और भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित एमएलए या विधायक इलेक्शन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, वो चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों, इसमें दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। विशेष इस बात में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते।
भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे सदस्य भाग लेते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये भारत देश का सौभाग्य है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। भारत का राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को, महान्यायवादियों को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मुख्य चुनाव आयुक्त को तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, राज्य के राज्यपालों को और अपने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों एवं प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति यानी राष्ट्रपति का पद किस अवस्था में खाली हो सकता है? तो 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे तब भी उसका पद खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तब उसका पद खाली हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर भी उसका पद रिक्त हो सकता है। पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखता हो, यानी कि जो पद ग्रहण करने की शर्त थी वो सारी शर्तें पूरी ना करता हो तो भी वो अपने पद से खाली हो सकता है। निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, यदि सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो इस अवस्था में भी उसका पद खाली हो सकता है। तो ऐसी अवस्थाओं में उसका पद को रिक्त समझा जाएगा। यदि पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैरहाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का संपन्न करता है, चाहे वह उपराष्ट्रपति हो या भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें विशेष क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53/1 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 74/1 में
राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, परंतु मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिससे केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है एवं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। वित्त आयोग का गठन केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्ताव एवं संघ के प्रशासकीय कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब है सत्र का आह्वान भी कर सकता है और उसकी समाप्ति भी कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। ध्यान रहे, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, जबकि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक लोकसभा का अध्यक्ष लेता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। ऐसा अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है, यानी किसी को भी अध्यक्ष बना सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अग्रिम सहमति जरूरी है, पूर्वानुमति जरूरी है। जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक, ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे किसी आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, को धन वितरित किया जाता हो। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, ऐसे विशेष अधिकारों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए
नहीं लौटा सकता। जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नोट: राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि संसद किसी विधेयक पर पुनर्विचार करती है और दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की अगली बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंस पावर। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 1, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति की अग्रिम सहमति पहले ही मंजूरी ली जाती है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखना। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए मानने के लिए बाध्यकारिता नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को राष्ट्रपति अक्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राण दंड, स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है, जैसे कि यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया जाता है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, या सैन्य न्यायालय से दंडित, या वो सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। जल थल वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाया है। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। इस निगमन के पीछे तर्क यह है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा की जाएगी।
संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू हो सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तब इसे लागू किया जा सकता है। हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से प्रभावशाली ढंग से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। दूसरी ओर जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। इस शब्द से पहले इसे आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए, यदि भारत और पाकिस्तान खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ सशस्त्र बलों का प्रयोग करेंगे तो यह युद्ध ही होगा। यदि किसी देश के विरुद्ध सशस्त्र बलों का प्रयोग किए जाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है तो इसे बाह्य आक्रमण कहा जाता है। और यदि इन दो आधारों पर किसी आपातकाल को बाह्य आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। तथ्य क्या हैं? 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रस्ताव को हटा दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल को अदालत में दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह कि घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी, तो इसलिए इसको दोबारा हटा दिया गया। संसदीय अनुमोदन और अवधि, यानी कि यदि ये लग जाती है तो कैसे संसद इसका अनुमोदन करेगी और इसकी कितनी अवधि होती है। यदि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसको बढ़ाना पड़ जाए तो कैसे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक ये रह सकता है। ये सारे सवालों के जवाब हम आगे पढ़ेंगे। आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 महीने के अंदर अंदर, ध्यान रहे 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि आपातकाल की घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो या घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 महीने की अवधि के दौरान विघटन हो जाता है, तो घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो। यानी लोकसभा नहीं है या लोकसभा का विघटन हो चुका है तो राज्यसभा प्रस्ताव को पारित कर देती है, और जब नई लोकसभा आती है तो नई लोकसभा इस प्रस्ताव को 1 महीने के अंदर अंदर पास कर देती है, तो भी ये पास माना जाता है। यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है, और यदि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसको आगे बढ़ाने की बात है तो 6-6 महीने इसको बढ़ाया जा सकता है। 6-6 महीने दोनों सदन इसको पारित करते हैं तो आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
6 महीने करके इसको कितने दिन तक भी लगाया जा सकता है। जब तक भारत देश की परिस्थितियां सही नहीं होती तब तक अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा या उसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आपातकाल की घोषणा या उसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उद्घोषणा का निरसन करना हो यानी उद्घोषणा की समाप्ति करनी हो तो राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिए अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल की घोषणा का राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक और गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन परिणामों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो केंद्र राज्य संबंधों के सामान्य ढांचे में बुनियादी परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय। कार्यपालिका में क्या होता है? केंद्र को किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। विधायी मामलों में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। वित्तीय। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संवैधानिक संशोधित कर सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रभाव। यदि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल का इलेक्शन का समय आ रहा है तो उनके कार्यकाल को 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और फिर भी परिस्थितियां सामान्य ना हो तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लागू रहने के दौरान लोकसभा का कार्यकाल सामान्य अवधि से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं जारी रह सकता। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने जरूरी होते हैं। इसी प्रकार संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रत्येक बार राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, जो आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने की अवधि के अधीन होते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो मौलिक अधिकारों पर उसका क्या असर होता है? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दोनों प्रभावों की व्याख्या नीचे दी गई है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर
आपातकाल लगाया गया हो, सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। अन्य मौलिक अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को आदेश द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। इस प्रकार उपचारात्मक उपाय निलंबित होते हैं, मौलिक अधिकार नहीं। प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट है। निलंबन आपातकालीन परिचायक के दौरान ही अवधि के लिए या इससे कम अवधि के लिए हो सकता है। आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। 44वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। अब तक की गई घोषणाएं। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है। 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाएं की गई थी। अक्टूबर 1962 में नेफा में चीनी आक्रमण के कारण जारी की गई थी। यह जनवरी 1968 तक लागू रही। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद की गई थी। जब आपातकाल लागू था तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी घोषणा जून 1975 में की गई थी। दूसरी और तीसरी दोनों घोषणाओं को मार्च 1977 में रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए या संविधान के अनुसार काम ना कर रही हो तो उसके तहत राज्य की सरकार को अपने नियंत्रण में केंद्र सरकार ले लेती है। इसे आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अधिरोपण के आधार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत 2 आधारों पर शासक घोषित किया जा सकता है। नंबर 1, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो यह उद्घोषणा जारी कर सकता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मान लेना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन लागू करना कहते हैं। संसदीय अनुमोदन और अवधि राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो या लोकसभा का विघटन हो चुका हो, घोषणा विघटन को मंजूरी दी गई हो, तो 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो घोषणा लोकसभा के पुनर्जन्म के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक लागू रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा इसे मंजूरी दे दे। यदि राज्यसभा मंजूरी नहीं देती तो यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है
तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह राज्य सरकार के कार्यों तथा राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। न्यायिक समीक्षा का दायरा 38वें संशोधन अधिनियम 1975 ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया, जिसे किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया, जिसका तात्पर्य यह था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। वित्तीय आपातकाल। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार रखता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है। संसदीय अनुमोदन और अवधि। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास करवाना होता है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो नई लोकसभा आने के 1 महीने के अंदर उसको पास करना होता है, बशर्ते उस दौरान राज्यसभा ने उसको पास कर दिया हो। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे हटाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल व अनिश्चित काल के लिए लगाए जा सकते हैं, उनको समय समय पर बढ़ाया जाता है। लेकिन किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उसकी अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर रखना। संघ में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती करने के लिए राष्ट्रपति का निर्देश। यानी राष्ट्रपति को छोड़ करके भारत देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में के वेतन में भी कटौती हो सकती है। ये ध्यान रखने की बात है। आपातकालीन प्रावधान की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने निम्नलिखित आधारों पर संविधान में आपातकाल प्रावधानों को शामिल करने की आलोचना की है। संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाएगा और संघ सर्वशक्तिमान हो जाएगा। राज्य की शक्तियाँ, संघ और इकाइयों दोनों की पूरी तरह से शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। आर्टिकल 248, 49, 50, 51 और 52 में राज्य सूची में भी केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखता है। राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप
संविधान का लोकतांत्रिक आधार नष्ट हो जाएगा। संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों का बचाव करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके दुरुपयोग की संभावना को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने की संभावना है। मूल अधिकारों के संबंध में आपातकाल के प्रावधान। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के प्रयोग को 3 आधारों पर प्रयोग किया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसी स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, यानी अपने आप लागू हो जाता है, जिससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता था कि राष्ट्रपति चाहे तो एक या और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की उसकी अवधि तय कर सकता है, परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधानों के अत्यधिक उपयोग के विवाद की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में मोरारजी देसाई के तत्वाधान में संविधान का 44वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब यदि आपात की उद्घोषणा पहले 2 आधारों पर हुई है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, तभी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू होगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले 2 आधारों पर किया जा सकता है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के सहारे भी इस अधिकार का निलंबन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 के तहत वह आदेश जारी कर सकता है और यह जरूर बता सकता है कि और कौन कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। यदि आपात की उद्घोषणा पहले 2 आधारों पर की जाए, यह हो चुका है। अनुच्छेद 359 के तहत वह आदेश जारी कर सकता है और यह बता सकता है कि कौन कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि के लिए निलंबित रहेंगे, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं होगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। इसकी 2 कारण हैं। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो उसे रोका जा सकता है। यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो, तो उसे सुधारा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अपनी सहमति दे दे, यानी कि संसद के द्वारा कोई विधेयक पास करके भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प अपनी सहमति दे दे, दूसरा विकल्प अपनी सहमति को सुरक्षित अपने पास रख ले, और तीसरा विकल्प जैसे विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन के विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है।
विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए दी गई है कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके तथा संसद के जल्दबाजी एवं बिना विचार किए गए विधेयक को देश हित में रोका जा सके। राष्ट्रपति की वीटो। राष्ट्रपति की पहली वीटो पूर्ण वीटो, जिसमें विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को उसका पूर्ण वीटो कहा जाता है। निलंबन वीटो। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को विचार के साथ साथ बिना विचार के संसद को लौटाने की शक्ति को निलंबन वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो। विधेयक पर कार्रवाई न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया, अर्थात आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, जो प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। आर वेंकटरमन 1991 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में लाभ का पद विधेयक पर निलंबन वीटो का प्रयोग किया, जिसे बाद में संसद में वापस पारित कर दिया गया। वीटो के प्रकार और उपयोग। पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबन वीटो, ये हमने कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यों के राज्यपाल को भी अक्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध दोषी व्यक्ति को संदर्भ में शक्ति रखता है। मृत्युदंड को अक्षमादान करने का अधिकार रखता है। यह जरूर है कि इस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्युदंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण को शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना, अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण संघीय बजट, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 में परामर्श ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद संभाला था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन
23 मई 1962 को उन्होंने अपना पद संभाला और 23 मई 1967 तक वो भारत देश के राष्ट्रपति रहे। जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इस दिन को वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत देश के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1967 से 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद संभाला कार्यवाहक के रूप में। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को पद पर रहते हुए अचानक निधन हो गया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में वीवी गिरी ने 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त तक थोड़े समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की भारत यात्रा ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरि वेंकट था। वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 1974 से 1979 तक सेवारत भारत के उपराष्ट्रपति थे। 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए सीधे चुने गए और राष्ट्रपति भवन में पदभार ग्रहण करने वाले और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ने वाले और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे। उन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी घटनाएं भी घटी।
आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वे 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई बार सम्मान प्राप्त हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कुमारस्वामी कामराज पर यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए रूसी सरकार ने उन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शंकरदयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे में उनकी बहुमुखी उपलब्धियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया गया। के.आर. नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। वे लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। वे राष्ट्रपति पद संभालने वाले पहले वैज्ञानिक और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनके निर्देशन में रोहिणी एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण किया गया। 1974 के मूल परमाणु प्रशिक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षणों में उनकी राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा से सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 31 अगस्त 2020 सोमवार को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक भारत देश के राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वे एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति थे। वे 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। वे बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रशंसा दिलाई। राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धि विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया।
वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से लगातार हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरखेड़ा गांव में एक स्थानीय आदिवासी परिवार में बिरची नारायण टुंडू के यहाँ हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज का हमारा राष्ट्रपति का विषय यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। कल के लिए, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। भारतीय संविधान और राजनीति की इस श्रृंखला में आप लगातार बने रहिए। हमसे अच्छा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।